हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आशा है कि आप लोग अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 3 का क डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि वाई बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस 3x स्क्वायर, जहाँ जो x है वो माइनस वन अपॉन अंडर रूट 3 से बड़ा है और वन अपॉन अंडर रूट 3 से छोटा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ जो दे रखा है उसे लिखेंगे। दिया है y बराबर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस, ये टेन इनवर्स है यहाँ पर, टेन इनवर्स और 3x स्क्वायर dx, सॉरी dx नहीं है, जहां माइनस वन अपॉन अंडर रूट 3 से x बड़ा है और वन अपॉन अंडर रूट 3 से छोटा है। तो देख करेंगे क्या, सबसे पहले बेटा हम यहाँ x बराबर माना, x बराबर टेन थीटा मान लेंगे। ठीक, अब हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अब यहाँ क्या काम करेंगे, मान रखेंगे, मान रखने पर तो ये हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो गया। अब ये जो फॉर्मूला बना, ये किसका फॉर्मूला बना है, y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा, वो टेन 3 थीटा का, टेन 3 थीटा। अब टेन से ये टेन कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 3 थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे, मान रख दिया तो ये हो गया y बराबर 3 टेन इनवर्स x। अब यहां क्या काम करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास d ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू 3 d ओवर डी एक्स टेन इनवर्स x। तो इधर हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 और टेन इनवर्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई बेटा वैल्यू हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये मान हमारे पास होता है जो हमने यहां पर सिद्ध कर दिया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला है तो देखिए अब दे रखा है खवाला वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका करना है बेटा हमें समाकलन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, ये वर्गांतर है, वर्गांतर के रूप में से खोल लेंगे तो इसको लिख लेंगे हम वन अपॉन ए कोष्टक में लिख लो हमारे पास x माइनस वन, वो माइनस ए, दूसरे कोष्टक में x प्लस ए dx। ये हमने यहां पर खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अब क्या काम करेंगे, इसमें 2a का गुणा कर दो और 2a से हम भाग दे देंगे। तो क्या काम करेंगे हम, वन अपॉन एक्स माइनस ए और x प्लस ए। अब गुणा क्या करेंगे, 2a से गुणा किया और 2a से ही हमने इसमें भाग दे दिया।
क्योंकि ये है तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, लेकिन हमें ये सिद्ध करके देना है। तो अब 2a नीचे वाला 2 है, इसको तो बाहर निकाल लो, 1/2a, ऊपर वाले को खोल लेंगे a प्लस a में, तो x माइनस a और x प्लस a dx। अब इसमें क्या काम करेंगे, अंश में x जोड़ देंगे, x घटा देंगे, 1/2a, तो a प्लस a प्लस x और माइनस x अपॉन x माइनस a और x प्लस a dx। अब देखिए यहां पर एक तो हमारे पास बन गया x प्लस a बन गया 1/2a, तो यहां सबसे पहले x प्लस a लिख लो। अब देखिए यहां पर माइनस का x है, प्लस का है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास x माइनस a अपॉन x प्लस a, सॉरी x माइनस a है पहले, तो x माइनस a लिखेंगे, x माइनस x प्लस a dx। अब देखिए ऊपर दो पद हैं, नीचे एक है, लासा है, लासा ये दोनों के नीचे होगा, अलग अलग करके लिख देंगे, 1/2a, तो x प्लस a अपॉन x माइनस a और x प्लस a माइनस x माइनस a अपॉन x माइनस a और x प्लस a, ये हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ x प्लस a से x प्लस a कट जाएगा, इसमें x माइनस a से x माइनस a कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 1/2a, तो 1/x माइनस a और माइनस 1/x प्लस a dx। अब इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन क्या होगा, 1/2a, समाकलन हो जाएगा बेटा हमारे पास, इसका होगा log x माइनस a माइनस log x प्लस a प्लस c। अब इसमें से क्या काम करेंगे, log कॉमन ले लेंगे हम, तो देखिए log कॉमन ले लेंगे तो क्या बने, इधर ले लो, जैसे 1/2a log कॉमन लेंगे, तो अब ये भाग में है, ठीक है, और भाग वाला जो माइनस है, माइनस किस में आ जाता है, भाग में आ जाता है, तो ऊपर रहेगा x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। यही इसका जो आंसर है वो होगा, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है समाकलन का 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये हमारे पास सिद्ध होकर के आ गया जो हमने किया था। अब देखिए बेटा हमारे पास का हो गया, का हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन ग, ये हमने पिछले वाले सेट में आपको कराया है और यहाँ पर भी आ गया है, तो देखते हैं इसे कराते हैं। यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय A में एक तुल्यता संबंध है। तो देखो बेटा यहाँ पर दे रखा है, दिया है R1 और R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय A में तुल्यता संबंध है।
तुल्यता संबंध है। तो देखिए तुल्यता संबंध है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे बेटा, देखिए जब R1 और R2 दोनों स्वतुल्य हैं। कैसे हैं? स्वतुल्य हैं। हमने लिख दिया बेटा कि ये दोनों कैसे हैं? स्वतुल्य है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए ए, या लिख दें इसलिए प्रत्येक अब हमने क्या काम किया कि ए बिलोंग टू ए के लिए, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास ए जो अवयव है ये किसका है? ए का है, ए समुच्चय का, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है? ए समुच्चय दे रखा है। तो इस प्रकार है, इसलिए यहां पर क्या होगा? ए बिलोंग किस में करेगा? हमारे पास R1 में करेगा, R1, और ए बिलोंग किस में करेगा? R2 में करेगा। बिलोंग टू R2, क्योंकि R1 और R2 की ये बात कर रहा है, इसलिए। अब देखिए जब ए बिलोंग कर रहा है R1 में और ए बिलोंग कर रहा है R2 में, तो हम यह कहते हैं कि इसलिए ए बिलोंग किस में करेगा? R1 इंटरसेक्शन R2। क्यों करेगा? क्योंकि R1 और R2 जो दे रखे हैं भाई, इनका इंटरसेक्शन है। जब R1 में कर रहा है और R2 में कर रहा है तो इंटरसेक्शन में भी 100% करेगा। जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम लिख देंगे इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 में स्वतुल्य संबंध है। ये तो था हमारे पास बेटा स्वतुल्य के लिए। अब इसके काम करेंगे हम सममित के लिए। सममित, इसके लिए तीनों निकालने पड़ेंगे हमें। सममित के लिए कार्य करेंगे। सममित के लिए काम जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन में हम पहुंचते हैं। तो देखिए माना, यहां लिखेंगे माना A, B बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। भाई रिलेशन क्या है हमारे पास? R1 इंटरसेक्शन R2 का रिलेशन है। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, इसलिए अब ये जब R1 इंटरसेक्शन R2 में कर रहा है तो A, B R1 में और R2 में करेंगे। इसलिए A, B बिलोंग टू R1 और A, B बिलोंग टू R2। जब R1 और R2 में, यहां लिखेंगे हम, जब R1 और R2 में R1 और R2 में सममित संबंध है। कैसा है? इनमें दोनों में सममित संबंध है। इसलिए अब देखिए होता क्या है कि जो A, B में संबंध है वही B, A में संबंध है। तो देखिए यहां पर B, A बिलोंग टू R1 और B, A बिलोंग टू R2। यानी जब इनमें संबंध है तो B, A बिलोंग करेगा R1 में और B, A बिलोंग करेगा R2 में। तो अब देखिए बेटा हमारे पास यहां पर, इसलिए अब देखिए अब यहां लिखेंगे इसलिए B, A किसमें बिलोंग करेगा? R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। इसलिए R1 जब इसमें ये बिलोंग कर रहा है तो कैसा होगा? सममित होगा ये भी।
इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 में सममित संबंध है। अब हमने लिख दिया, यहां पर क्लियर हो गया कि ये सममित संबंध है। अब लिखेंगे संक्रामकता। तो देखिए अब है हमारे पास संक्रामकता, चेक करेंगे कि संक्रामकता है या नहीं है। तो अब इसके लिए भी बेटा जैसे हमने ऊपर माना है वैसे ही यहां पर हम मान लेंगे। तो देखिए अब यहां पर हम लिखेंगे माना A, B बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 और अब B, A हो गया। अब B, C लिखेंगे, B, C बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब ये हमारे पास A, B का जो संबंध है वो किस में बिलोंग कर रहा है, R1 इंटरसेक्शन R2 में, और B, C का जो संबंध है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, R1 और R1 इंटरसेक्शन R2 में। अब देखिए यहां पर, इसलिए A, B बिलोंग करेगा R1 में, और कॉमा करके लिख लेंगे बेटा, यहां पर कॉमा लगा लो। A, B बिलोंग करेगा किसमें, R2 में। ये दोनों किसमें बिलोंग करेंगे, अब R1 और R2 में, कॉमा। अब B, C बिलोंग करेगा R1 और B, C बिलोंग किसमें करेगा, R2 में करेगा। ये हमारे को क्लियर पता चल गया। जब इनमें क्या है, क्योंकि तुल्यता संबंध तो है उसमें R1 R2 में, तो जब तुल्यता है ये कैसे होंगे, संक्रामक होंगे। जब R1 और R2 में संक्रामक संबंध है। हमने क्या काम किया, इसको लिख लिया कि जब इनमें संक्रामक संबंध है। तो अब B, जो C है हमारे पास, तो ये तो कर रहा है, तो इसके क्या होगा, A, C भी बिलोंग करेगा। इसलिए A, C बिलोंग किस में करेगा, R1, और A, C बिलोंग किस में करेगा, R2। ये हमने ये क्लियर कर लिया कि ये इसमें बिलोंग करेगा। अब देखिए यहां पर ये जब हमारे पास आ गए A, C, अब इधर ले लो थोड़ा। इसलिए A, C किस में बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 में संक्रामक संबंध है। अब इसने कहा तुल्यता के लिए, तो बेटा अब लगाएंगे हम आता है R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। यानी हमने लिख लिया, आता है R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। इसलिए यह तुल्यता संबंध है। यही इसने सिद्ध कराया था कि ये कैसे है, तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो हमें लिख दिया कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य सममित और संक्रामक। कभी भी बेटा अगर तुल्यता की बात करें तो इन तीनों चीजों को हमें क्लियर करना होगा कि ये है या नहीं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, घवाला। घवाला हो गया। अब इसमें कहता है यदि दो सदिश ए और बी इस प्रकार हैं, तो देखो यहां लिखेंगे बेटा, दिया है सदिश ए का मोड क्या दे रखा है, 2। सदिश बी का मोड कितना दे रखा है हमारे को, 3 दे रखा है। और ए डॉट बी सदिश का जो दे रखा है ये दे रखा है 4। तो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है कि ए माइनस बी का मोड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये हमें पता करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए माइनस बी को ही उठा लेंगे। अब इसका मोड का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे इसका। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। इसको 2 रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ए का डॉट जो होता है ए के साथ में, तो मोड का होल स्क्वायर हो जाता है, तो उसी रूप में हमने लिख लिया। अब देखिए ये वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, ए का गुणा करेंगे तो ए डॉट ए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस ए डॉट बी। अब बी का करेंगे तो माइनस बी डॉट ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, बी डॉट बी हो जाएगा ये हमारे पास। अब देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, ए सदिश का स्क्वायर हो गया माइनस। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ए डॉट ए है, ए डॉट बी सॉरी। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको भी क्या लिख लेंगे, ए डॉट बी लिख लेंगे। डॉट में आगे पीछे कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो गया प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास ए का मोड का स्क्वायर माइनस ये कितना बन गया 2, ये बन गया ए डॉट बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब इसे मान रख देंगे, मान रखने पर अब ए का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, अब इसका मान कितना है 2 इंटू 4 प्लस, अब बी का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया। तो देखिए बेटा ये कितना हो गया 4 माइनस 8 प्लस 9, अब और 4 कितने हो गए 13 माइनस 8, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब किसकी वैल्यू है, ए बी का मोड का स्क्वायर का। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। जब ए माइनस बी निकालना है तो इधर से स्क्वायर जो है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर हो जाएगी, यानी अंडर रूट हो जाएगी। तो बेटा यही इसका हमें मान पूछा गया था, वो हमने यहां से क्लियर कर लिया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 4 का क। तो देखिए बेटा यहां पर दे रखा है, दिया है कार्तीय समीकरण कौन सा दे रखा है, x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 5/4 इज इक्वल टू z प्लस 6/2
तो देखो इसको क्या काम करेंगे बेटा, इसको एक समीकरण रूप में करेंगे, एक्स माइनस और -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू बाई -5 अपॉन 4 इज इक्वल टू जेड माइनस और -6 अपॉन 2। अब देखिए, अब यहां लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना x माइनस x1 अपॉन a1 या a लिख लो बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c से करने पर। जब हम इससे तुलना करेंगे तो देखिए x1 y1 z1 कितना हो जाएगा, अब देखिए -3 5 -6 और a विद्युत अनुपात क्या है हमारे पास, a b c हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास 2 4 और 2, क्यों 2 यहाँ है 4 यहाँ है 2 यहाँ है, इसलिए अब a की वैल्यू निकालेंगे, सदिश a निकालेंगे तो यहां से बनेगा -3i प्लस 5j -6k और b सदिश निकालेंगे तो ये कितना होगा बेटा हमारे पास, b सदिश यहां से बनेगा abc से 2i प्लस 4j प्लस 2k। अब इसने पूछा क्या था हमारे को, अब वो देखते हैं। इसने पूछा सदिश समीकरण, तो देखिए इसलिए सदिश समीकरण, अब सदिश समीकरण क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ये हमारे पास सदिश समीकरण होता है। तो r वेक्टर इज इक्वल टू, अब a का मान क्या है हमारे पास, -3i प्लस का 5j माइनस का 6k, इसे कोष्टक को बंद करना चाहो कोष्टक को बंद कर लो, प्लस लैम्डा। अब जो हमारे पास दे रखा है बेटा b का मान लगा देंगे 2i प्लस 4j प्लस 2k, ये हमारे पास सदिश समीकरण हो गया। इसका कार्तिक रूप में जो दे रखा था उसका। तो देखिए बेटा कितने आसानी से, कितने सरल तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें कहता है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। देखिए यहां दिया है एक पासे को एक बार, कितने बार, एक बार उछाला जाता है। जब पासे को एक बार उछाला जा रहा है तो एस क्या होगा बेटा हमारे पास, एस बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी पासे पर संभावना कितनी होती है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 संख्या आने की, तो कुल संभावना कितनी होगी हमारे पास 6। अब ये क्या कहता है कि यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त्य हो। अब 3 की अपवर्त्य की बात करता है बेटा ये, तो देखिए ई जो घटना दे रखी है ये क्या है, 3 की अपवर्त्य 3 6 इक्वल टू कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 2 ही संख्या है इसमें। अब दूसरी बात करता है तो यहाँ पीई निकालना चाहें तो पीई कितना हो जाएगा हमारे पास, पीई हो जाएगा 2/6, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 1/3। अब दूसरी बात क्या करता है, पासे पर प्राप्त संख्या समय। अब पासे पर प्राप्त संख्या समय को किससे निरूपित कर रहा है, एफ से, यानी इसको ई से किया तो एफ घटना है, तब इसमें कितने 2 है 4 है और 6 है, 2 4 6 कुल घटना कितनी हो गई 3।
तो देखिए यहाँ पर पी एफ की अगर हम बात करेंगे तो कितना निकलेगा बेटा हमारे पास 3/6 यानी 1/2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए इसमें जो हमारे पास ई दे रखा था, ये दे रखा है, एफ दे रखा है, ये इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1/6। अब इसने पूछा क्या है, अब देखते हैं हम कि एफ से निरूपित किया जाए तो बताइए कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। तो देखिए अब हमारे पास कंडीशन आ गई, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पी ई डॉट और दूसरा निकालेंगे पी एफ। तो देखिए पीई कितना है बेटा हमारे पास, पीई दे रखा है हमारे पास 1/3 इंटू, अब पी एफ कितना दे रखा है हमारे को 1/2, तो ये कितना हो गया बेटा 1/6 हो गया। अब देखिए यहां पर पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी पीई डॉट पी एफ। अब हमने पीई डॉट पी एफ यहां निकाला था। अब देखिए ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, कितना है 1/6 आता है करके लिख देंगे बेटा, यहां आता है ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी इंटू पी एफ आ गया है, तो ये कैसी घटनाएं बेटा, ये स्वतंत्र घटनाएं होंगी, यही इसने बोला था। तो हमारे पास ये ख क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, ग वाला क्वेश्चन, ये वाला। अब यहां पर क्या दे रखा है, दिया है ए डैश इज इक्वल टू -2 3 1 और 2, ये हमारे को दे रखा है। और दे रखा है बी, बी क्या दे रखा है, -1 0 1 2। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है a + 2b का डैश, ये हमें यहां से ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास a डैश दे रखा है, तो हम जानते हैं कि a की जो वैल्यू होती है वो a डैश का डैश होता है, ये तो हमने आपको पहले ही बताया है। अब देखिए यहाँ पर अब हमें a का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका डैश करेंगे यानी परिवर्तता भी कर देंगे। तो -2 3 1 और 2, ये हमने a निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, 2b निकालना है। 2b निकालेंगे तो 2 का हम क्या कर देंगे, b वाले में गुणा कर देंगे, -1 0 1 और 2। तो बेटा ये आ जाएगा 2 1 2 यानी -2, और 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 1 2 और 2 दूनी 4। अब हमें क्या काम करना है, a + 2b जोड़ना है, तो a + 2b करेंगे। अब a हमारे पास ये रहा, तो -2 1 3 और 2। अब जोड़ना किसके साथ है, 2b के साथ है। 2b की वैल्यू हमारे पास ये है -2 0 2 और 4। तो देखिए -2 और -2 कितना हो गया बेटा, -2 और ये भी प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 2। अब 1 + 0 3 + 2 और 2 + 4। अब ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, -4 आ गई, ये 1 आ गई, ये 5 आ गई और ये 6 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका डैश निकालना है, इसलिए
ए प्लस 2b का डैश, तो इसका परिवर्तित हो जाएगा -4, 1, 5 और 6। इसका आंसर हो गया ये वाला। हमारे पास क्लियर हो गया कौन से वाले का, ग वाले का। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि फलन f(x) दिया है, f(x) इज इक्वल टू log sin x। तो अब ये सिद्ध करना है कि अंतराल 0,π/2 में वर्धमान और π/2 से पाई में ह्रासमान है। तो देखिए x के सापेक्ष क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। करने पर तो देखिए ये तो हो जाएगा बेटा f' x इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x होता है, तो ये हो गया sin x इनटू, अब sin x का करेंगे तो क्या होगा cos x हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा f' x इज इक्वल टू cos x बट्टे sin x, ये बन गया हमारे पास cot x, यानी f' x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास cot x आ गई। अब देखिए यहां पर, अब 0, अंतराल लिख लेंगे यहां, अंतराल अंतराल 0,π/2 कौन सी चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए cot x धनात्मक होगा, क्योंकि बेटा पहले चतुर्थांश में जितने भी पद होते हैं हमारे पास साइन से लेकर के तक सब धनात्मक होते हैं, तो ये cot x कैसा होगा, धनात्मक होगा, इसलिए cot x ग्रेटर 0, इसलिए f' x ग्रेटर 0। अब इसने पूछा है, ये हो गया हमारे पास, इसलिए f(x) अंतराल 0,π/2 में वर्धमान होगा, ये हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए दूसरा अंतराल दे रखा है, अंतराल π/2, पाई, यानी π/2 से लेकर के पाई तक, कौन से में है, दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए अब दूसरे में है तो वहां साइन और कोसेक प्लस के होते हैं और बाद बाकी सब माइनस के होते हैं, इसलिए cot x ऋणात्मक होगा, इसलिए जब ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, cot x छोटा होगा किससे, 0 से, जब cot x छोटा है तो f' छोटा होगा, इसलिए f' छोटा है 0 से, ये हमने क्लियर कर लिया। इसलिए f(x) जो हमारे पास दे रखा है, f(x) अंतराल किसमें, π/2, पाई में कैसा होगा, ह्रासमान होगा। यही बेटा इसने हमको सिद्ध कराया था, ये कहा था कि दिखाइए कि फलन f(x) इज इक्वल टू log sin x अंतराल 0,π/2 में वर्धमान और π/2, पाई में ह्रासमान होगा। तो ये हमारे पास
क्लियर हो गए। यानी हमारे पास 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। और उम्मीद करते हैं बेटा आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।